देखिए बीएससी फाइनल ईयर के अंदर आज हम करेंगे विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। इसको विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं। तो देखो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम पहला कारक लेते हैं धातु आयन का आवेश। धातु आयन का आवेश, ठीक है। यानी कि एक धातु आयन का आवेश में कमी या वृद्धि होने पर विपाटन ऊर्जा का मान जो है यानी डेल का मान जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखो हम ये कहते हैं कि धातु आयन का जो आवेश है वो डेल के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं डेल इज प्रोपोर्शनल टू आवेश। इसका मतलब क्या है, जब जब विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ेगा यानी आवेश का मान बढ़ने पर ही ऐसा होगा। यानी जब आवेश बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। तो आवेश जैसे जैसे परिवर्तित होगा आवेश का मान घटेगा। यानी कि हमने जैसे कहा आवेश घट गया तो डेल का मान भी घट जाएगा। और यदि आपने कहा कि धातु आयन का आवेश जो है बढ़ गया तो डेल का मान भी बढ़ जाएगा। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। आवेश सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है डेल के, यानी कि डेल प्रभावित होगा आवेश के द्वारा। धातु आयन का आवेश जब जब बढ़ेगा विपाटन ऊर्जा का मान तब तब बढ़ेगा, और उसका आवेश जब जब घटेगा विपाटन ऊर्जा का मान भी घटेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धातु आयन पर जब आवेश बढ़ता है क्या होता है, धातु आयन पर जब आवेश बढ़ता है तो वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को प्रबल रूप से आकर्षित करता है। क्या करता है? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को प्रबल रूप से आकर्षित करता है। ठीक है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को प्रबल रूप से आकर्षित करता है धातु आयन का आवेश बढ़ने पर धातु आयन। इसलिए क्या होता है, विपाटन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। और आवेश घटेगा तो आकर्षण दुर्बल हो जाएगा, तो आकर्षण दुर्बल होगा तो विपाटन ऊर्जा का मान भी घट जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिसमें समान लिगेंड होगा, धातु समान होगी, केवल आवेश में डिफरेंस होगा। क्या होगा? आवेश में अंतर होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ आयरन के साथ FeH2O का होल 6 +2, और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इसी तरह से FeH2O का होल 6 +3। तो दोनों के अंदर देखा जाए तो देखो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक है Fe का वो क्या है, Fe के ऊपर जो है +2 है, यानी कि, और यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो यहाँ पर भी Fe जो है वो +3 में है। लिगेंड दोनों में H2O है एक्वा, Fe दोनों में केंद्रीय धातु है, केवल आवेश डिफरेंस हो गया, यहाँ +2 है यहाँ +3 है। तो केंद्रीय धातु आयन का आवेश भी अलग अलग होगा, यहाँ +2 है यहाँ पर +3 है। तो इसके कारण देखो डेल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो डेल का मान है, किसके लिए? Fe+2 वाले संकुल के लिए, यानी Fe+2 आवेश है, इसके लिए डेल का मान जो है वो 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है। जबकि +3 आवेश वाले के लिए जो डेल का मान है विपाटन ऊर्जा का मान वो 13,600 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है। कितना होता है? 13,600 प्राप्त होता है।
तो देखो जैसे ही आवेश बढ़ता है डेल की मान बढ़ जाता है, यानी विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर +2 है तो 10,400 सेंटीमीटर इन्वर्स है, और यहाँ पर +3 है तो डेल का मान 13,600 सेंटीमीटर इन्वर्स है। तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी डेल की कब? जब आवेश का मान बढ़ेगा। आवेश बढ़ेगा डेल बढ़ जाएगा, आवेश घटेगा डेल घट जाएगा। सीधा सा संबंध दिमाग में हमें ये रखना है कि आवेश के डेल जो है वो सीधे सीधे समानुपाती है, यानी जब जब आवेश बढ़ेगा डेल का मान बढ़ेगा, यानी विपाटन ऊर्जा बढ़ेगी, और जब जब आवेश घटेगा धातु आयन पर डेल का मान भी घटेगा। कारण लिगैंड जो है वो आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन्स को प्रबल रूप से आकर्षित करता है, यानी लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु आयन क्या करता है? प्रबल रूप से आकर्षित करता है। और जब क्या होगा? आवेश कम होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रबल रूप से आकर्षित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण डेल का मान भी घट जाएगा। ठीक है, दूसरा कारक लेते हैं यहाँ पर प्रभावित करने वाला। दूसरा कारक है वर्ग में संक्रमण धातु की स्थिति। वर्ग में संक्रमण धातु स्थिति। ठीक है, चलो ये देखते हैं कि एक वर्ग में संक्रमण धातु की स्थिति किस तरह से प्रभावित होती है। ठीक है, तो देखो सामान्यतः ये कहा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हुआ? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डेल का मान जो है वो बढ़ता है, यानी विपाटन ऊर्जा का जो मान है वो क्या होता है? बढ़ता है, एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाया जाता है। ठीक है, अब देखो 3D श्रृंखला जो है, यानी कि ये जो डेल का मान बढ़ रहा है, ये विपाटन ऊर्जा का जो मान बढ़ रहा है, डेल का मतलब क्या है? ऊपर आया हुआ है विपाटन ऊर्जा। ठीक है, और विपाटन ऊर्जा का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो जब 3D से 4D में जाते हैं, किससे? 3D से 4D संक्रमण श्रृंखला में जाते हैं। ये क्या है? संक्रमण श्रृंखला है। संक्रमण श्रृंखला। ठीक है, अब देखो जब 3D से 4D में जाते हैं, 3D संक्रमण श्रृंखला से 4D संक्रमण श्रृंखला में जाते हैं, तो ये जो वृद्धि है वो 40 से 50% दिखाई देती है। किसमें? विपाटन ऊर्जा के मान में। जब 3D से 4D में जाते हैं तो विपाटन ऊर्जा के मान में 40 से 50% वृद्धि होती है। क्या होती है? 40 से 50% की वृद्धि होती है। और जब 4D से 5D में जाते हैं, 4D से 5D में जाते हैं तो ये वृद्धि लगभग 20 से 30% परिलक्षित होती है। कितनी होती है? 20 से 30% दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 20 से 30% दिखाई दे रही है, तो देखो यहाँ पर सीधा सा स्पष्ट है कि जब निम्न से उच्च संक्रमण श्रृंखला में जाते हैं तो डेल का मान जो है वो क्या है? बढ़ता तो है, लेकिन अपेक्षाकृत सेकंड स्टेज में घटता है। पहले 3D से 4D में गए तो 40 से 50% वृद्धि हुई, और 4D से 5D में गए तो 20 से 30% वृद्धि हुई। तो यहाँ कम वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब एक निम्न से उच्च संक्रमण श्रृंखला में जाते हैं, कहाँ से? निम्न से उच्च संक्रमण श्रृंखला में जाते हैं, निम्न से उच्च संक्रमण श्रृंखला में जाते हैं तो डी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से दूर होते हैं। क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। ठीक है,
ये इससे आ रहा है। जब निम्न से उच्च संक्रमण श्रृंखला में जाते हैं, यानी 3D से 4D में गए या 4D से 5D में गए, तो डी इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दूर होते हैं, और नाभिक से डी इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो आकर्षण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण कम हो जाएगा, और आकर्षण कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो डेल का मान है वो भी क्या हो जाएगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूर हटते जाते हैं तो डेल के मान में इस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला कारक देखते हैं। नेक्स्ट कारक है हमारा देखो तीसरा, लिगैंड का आकार व उसकी ध्रुवणशीलता। लिगैंड का आकार व ध्रुवणशीलता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लिगैंड का आकार जैसे जैसे बढ़ता है क्या होता है? लिगैंड का आकार बढ़ने पर, लिगैंड का आकार बढ़ने पर क्या होगा? डेल का मान जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लिगैंड का आकार जब बढ़ेगा तो विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब लिगैंड बड़े आकार का होगा तो लिगैंड के बीच जो अंतरा प्रतिकर्षण है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिगैंड में अंतरा प्रतिकर्षण अंतरा प्रतिकर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा। और अंतरा प्रतिकर्षण जब कम हो जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो हैं लिगैंड के वो केंद्रीय धातु के पास आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केंद्रीय धातु के पास आ जाएंगे, और केंद्रीय धातु के पास आ जाएंगे तो क्या होगा? एक प्रेबल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा। प्रेबल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा। परिणाम स्वरूप डेल का जो मान है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। डेल का मान बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतरा प्रतिकर्षण कम हो गया लिगैंड का आकार बढ़ने से, और लिगैंड का आकार बढ़ने से अंतरा प्रतिकर्षण कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु के पास आ गए, निकट हो गए, जिससे प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होगा। परिणाम स्वरूप डेल यानी विपाटन ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक समस्या आ जाए कि समान आकार के लिगैंड है, जैसे आपसे कह दिया कि दो लिगैंड हैं ए और बी, ठीक है, और इस पर कह दिया ये माइनस है और ये -2 है, तो फिर आपको देखना है कि ध्रुवणशीलता उस लिगैंड की ज़्यादा होगी जिस पर ऋणावेश ज़्यादा है। जिस पर ऋणावेश ज़्यादा है ध्रुवणशीलता उसकी ज़्यादा होगी। तो किसकी ज़्यादा होगी? बी लिगैंड की ध्रुवणशीलता ज़्यादा है, क्योंकि आकार दोनों का समान है, आवेश अलग अलग है, ऋणावेश कम और ज़्यादा है। तो बी पर -2 है, इस पर केवल माइनस है, तो बी पर -2 आवेश है, इसलिए इसकी ध्रुवणशीलता की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। और ध्रुवणशीलता ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? जो डेल का मान है विपाटन ऊर्जा का मान वो भी इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपली आपको दे दे जैसे F- और I- आपसे कहे बताइए किसकी ध्रुवणशीलता ज़्यादा है या किसके लिए विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, आप सीधा कह सकते हो फ्लोरीन के लिए। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का आकार जो है वो कैसा है? कैसा आकार है? छोटा है, तो इसकी ध्रुवणशीलता जो है वो परिवर्तन होगा। तो आपको ध्यान रखना है लिगैंड का आकार जितना बड़ा होगा वो आपको देखना है किस तरह से प्रभावित करेगा, उसके लिए डेल वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला कारक लेते हैं
अगला हमारा कारक है लिगैंड की प्रकृति। चौथा कारक लिगैंड की प्रकृति। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लिगैंड की प्रकृति से डेल का मान परिवर्तित हो जाता है, विपाटन ऊर्जा का मान परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, पेयरिंग जो है, यानी कि जो उनका युग्मन है, वो लिगैंड की प्रकृति निर्धारित करती है। लिगैंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड SFL, और दूसरा होता है हमारा वीक फील्ड लिगैंड WFL। तो ये तो क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड, और ये क्या है हमारा दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। ठीक है, तो देखो प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने पर तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयरिंग में चले जाते हैं, और यदि वीक फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं एज इट इज रह जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिर वो युग्मन नहीं कर पाते हैं, यानी अनपेयर्ड रह जाते हैं। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है कि जो डेल का मान है वो भी डिपेंड करता है लिगैंड की प्रकृति पर। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। तो देखो, अगर प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो डेल का मान भी ज़्यादा होगा, और वीक फील्ड लिगैंड है तो डेल का मान भी कम होगा। तो देखो यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो डेल का मान किसका ज़्यादा होगा? प्रबल क्षेत्र लिगैंड के लिए। विपाटन ऊर्जा का जो मान है, अगर हम यहाँ पर कहें विपाटन ऊर्जा यानी डेल जो है उसका मान SFL के लिए ज़्यादा होगा और WFL के लिए कम होगा, यानी वीक फील्ड लिगैंड के लिए ये मान जो है कम होगा। तो आपको जैसे 2-5 लिगैंड दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इनके लिए विपाटन ऊर्जा या डेल्टा, जो कि विपाटन ऊर्जा का सिंबल है, साइन है, इसका बढ़ता या घटता क्रम लिखिए, तो आपको पहचानना है प्रबल और दुर्बल लिगैंड को। प्रबल लिगैंड है तो ज़्यादा होगा, दुर्बल है कम होगा। जैसे मैंने आपको 2-3 लिगैंड दे दिए, जैसे मैंने कहा कोबाल्ट, दूसरा कहा CN। ठीक है, उसके साथ ही मैंने आपसे यहाँ पर कह दिया पिरीडीन, मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर H2O। ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर कह दिया फ्लोरीन, और यहाँ पर कह दिया क्लोरीन। ये कुछ लिगैंड ने आपसे कहा कि विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो आप क्या कहोगे कि 1 नंबर पर कोबाल्ट आएगा, सबसे ज़्यादा इसके लिए होगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे प्रबल लिगैंड है। उसके बाद CN आता है 2nd नंबर पर, उसके बाद पिरीडीन आएगा 3rd नंबर पे, उसके बाद H2O आएगा 4th नंबर पे, फ्लोरीन माइनस Cl माइनस ये हमारा आएगा 5th नंबर पे, और ये हो जाएगा 6th नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा विपाटन ऊर्जा या डेल का मान किसके लिए हुआ? जो सबसे ज़्यादा प्रबल है, उसके बाद जो प्रबल है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम हो जाएगा Cl। तो आपको ध्यान रखना है जिसके लिए या जो लिगैंड जितना दुर्बल है उसके लिए डेल का मान यानी विपाटन ऊर्जा का मान उतना ही कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो ध्यान रखना है लिगैंड की प्रकृति से विपाटन ऊर्जा का मान परिवर्तित हो जाता है। दुर्बल लिगैंड है तो विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा, और यदि प्रबल लिगैंड है तो विपाटन ऊर्जा का मान जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लिगैंड की जो सामर्थ्यता है वो सीधे सीधे विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करती है। प्रबल है ज़्यादा होगा, दुर्बल है कम होगा। चलो नेक्स्ट कारक देखते हैं, अगला प्रभावित करने वाला। अगला कारक हमारा है प्रभावित करने वाला संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति ये हम पहले कर चुके हैं। संकुल की ज्यामिति सीधा सीधा फैक्टर होता है कि अगर अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल है संकुल की ज्यामिति, यानी अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए डेल नॉट यानी ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल का मान अधिक होता है टेट्राहेड्रल से। ये हम पहले ही कर चुके हैं। क्या होता है?
इसके लिए ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है किससे? चतुष्फलकीय क्षेत्र की विपाटन ऊर्जा से। क्या संबंध होता है, क्या रेशो होता है इसमें 9/4 का, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि डेल नॉट और डेल टी में क्या रिलेशन होता है। ओवरऑल हमें ये ध्यान रखना है कि संकुल की ज्योमेट्री बदलने से विपाटन ऊर्जा का मान भी परिवर्तित हो जाता है। अगर चतुष्फलकीय ज्यामिति का संकुल है तो डेफिनेटली विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा, और अष्टफलकीय क्षेत्र है तो विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है? वहाँ हमने पढ़ा हुआ है क्योंकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में 4 लिगेंड संपर्क में आते हैं केंद्रीय धातु आयन के, डी ऑर्बिटल्स के, जबकि यहाँ पर 6 लिगेंड संपर्क में आते हैं। क्या होता है? विपाटन ऊर्जा का मान कम ज़्यादा होने का रीज़न, चतुष्फलकीय क्षेत्र में 4 लिगेंड जो हैं केंद्रीय धातु से टकराते हैं, संपर्क में होते हैं, जबकि यहाँ पर 6 होते हैं, इसलिए यहाँ विपाटन ज़्यादा होता है तो विपाटन ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट हम देख लेते हैं प्रभावित करने वाला धातु आयन की प्रकृति। ठीक है। तो देखो, जिस तरह से लिगेंड की प्रकृति होती है उसी तरह से धातु आयन की भी प्रकृति होती है। भिन्न भिन्न धातुओं के साथ जो लिगेंड हैं वो भिन्न भिन्न विपाटन ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? भिन्न भिन्न विपाटन ऊर्जाओं के मान प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो देखो, जैसे यहाँ पर धातु चेंज हो जाएगा, जैसे कोबाल्ट है, लिगेंड समान है, जैसे NH3 का होल 6 +3 क्या हो जाएगा? +3। अगर यहाँ पर क्या किया, जैसे धातु बदल गया, लिगेंड सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा? विपाटन ऊर्जा का मान जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से लिगेंड की प्रकृति होती है, प्रबल और दुर्बल होता है, उसी तरह से केंद्रीय धातु आयन भी होता है, प्रबल और दुर्बल की तरह ही। यहाँ पर भिन्न भिन्न केंद्रीय धातु आयन के साथ